2024 की लोकसभा चुनाव में हार के तेज अभी विपक्ष के अंदर है और यही कारण है कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर ईवीएम में हेरफेर और उल्लंघन का आरोप लगाते हुए लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान हेरफेर और उल्लंघन का आरोप लगाने वाली याचिका जो है डाली गई थी, जिसे अब सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। सुप्रीम कोर्ट ने उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर ईवीएम में हेरफेर और उल्लंघन के आरोप लगाए गए थे 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर। वहीं दूसरी तरफ बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल की। आज ही सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट शब्दों में यह बात कही कि प्रदर्शनकारियों के ऊपर या उनके खिलाफ राज्य सरकार अपनी शक्तियों का उपयोग नहीं कर सकती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले का तुरंत उल्लंघन जो है पश्चिम बंगाल की कोलकाता पुलिस और ममता सरकार करते नजर आए। क्या है बात, जो आप विस्तार से समझेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं ईवीएम को लेकर ये क्या मामला है। तो आपको बता दें कि इस वक्त जो मामला निकलकर सामने आया है वो कुछ ऐसा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर कुछ आरोप लगाए थे। ईसी पर ईवीएम में हेरफेर और उल्लंघन का आरोप लगा था। लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान हेरफेर और उल्लंघन का आरोप उनके ऊपर लगाया गया था। आरोपों की जांच करने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज जो है कर दी है। जनहित याचिका थी जिसे उन्होंने खारिज कर दी है और खारिज करते हुए जो है सारी चीजें स्पष्ट कर दी है, क्योंकि ऑलरेडी आपको बता दें कि एससी का ये मानना है, सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि याचिकाकर्ता पहले ही दिल्ली एससी का रुख कर चुका है। यानी जो याचिका करता है उसने पहले ही दिल्ली हाईकोर्ट का रुख कर लिया है। तो अब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को स्ट्रेच करने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो कहीं ना कहीं 2024 में एक बार फिर से थर्ड कॉन्जिक्यूटिव टाइम जो है मोदी सरकार बनी, इसकी टिस अभी तक अगर आप कहेंगे तो ये भुला नहीं पा रही हैं। इसकी टिस अभी तक इनके अंदर है और इसे लेकर याचिकाएं जो है आती रहती है। लेकिन जैसा कि सुप्रीम कोर्ट से इन्हें झटका लग चुका है, जैसा कि हमने आपको बताया कि इस मामले की जो याचिका थी उसे जनहित याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। आरोप 2024 के लोकसभा चुनाव से जो जुड़े हुए हैं और इसे ईवीएम में हेरफेर का उल्लंघन करने का जो है आरोप लगाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिका को खारिज कर दिया और एससी ने माना है कि याचिकाकर्ता पहले ही दिल्ली एससी का रुख कर चुके हैं। यानी साफ तौर पर एससी से अब विपक्ष को या उनके एजेंडा प्रोपेगेंडा को यह बड़ा झटका जो है लगा है। वहीं अब दूसरी तरफ हम बात कर लेते हैं कोलकाता का। तो कोलकाता को लेकर क्या हालत है। कोलकाता में आपको पता ही है कि डॉक्टर जो ट्रेनी डॉक्टर है उनसे रेप और हत्या का जो मामला निकलकर सामने आया है, उस मामले को लेकर अब जो है काफी प्रदर्शन हो रहा है, काफी सारी चीजें देखने के लिए मिल रही है। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो आज सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की और उसके तुरंत बाद जो है ममता बनर्जी की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लंघन करते हुए जो प्रोटेस्टर्स हैं उनके ऊपर लाठीचार्ज किया। जो प्रोटेस्टर्स हैं उनके ऊपर जो है डंडे बरसाए हैं। प्रोटेस्ट जो लोग कर रहे हैं, क्योंकि लगातार जो ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और हत्या का मामला सामने आया है, उसके बाद भी जो प्रोटेस्टर्स हैं वो सड़कों पर उतर रहे हैं और लगातार हर जगह प्रोटेस्ट देखने के लिए मिल रहा है। कोलकाता, वेस्ट बंगाल, दिल्ली, हर जगह जो है प्रोटेस्ट देखने के लिए मिल रहा है। और इसी प्रोटेस्ट की वजह से अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं लोगों में इसे लेकर भी काफी ज्यादा हर जगह जो है आवाज उठाई जा रही है। शुरुआत इस प्रोटेस्ट की पश्चिम बंगाल से हुई, लेकिन हर जगह आज डॉक्टर के मुद्दे को उठाया जा रहा है और सवाल जो है सरकार से पूछे जा रहे हैं इस मामले को लेकर। अब जहां पर आज सुप्रीम कोर्ट ने कई सारी तीखे सवाल किए, कई सारी सख्त टिप्पणी जो है उन्होंने की है, तो वहीं दूसरी तरफ इस मामले को लेकर प्रतिक्रियाओं का दौर भी देखने के लिए मिल रहा है। इस मामले को लेकर देवकीनंद महाराज का बयान सामने आया है। क्या कह रही है देवकीनंद महाराज, जरा आप खुद सुनिए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट भी ये कह रहा है कि जो डॉक्टरों के साथ हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है। सबको अपनी बात रखने का अधिकार है और किसी भी प्रदेश में अगर स्त्रियां सुरक्षित नहीं है, बच्चियां सुरक्षित नहीं है, तो वो किसको कहेंगे कि सरकार अच्छा काम कर रही है। मैं इसीलिए हमेशा कहता हूं कि कम से कम 50-55 धर्माचार्य सदन में होने चाहिए, जिससे उचित और अनुचित का निर्णय सही ढंग से कर सके। आप एक बात मानिए इस बात को कि अगर धर्माचार्य होंगे तो वो बता सकेंगे कि हम लोग किस आध्यात्मिक जगत की ओर, हम लोग किस भारत की बातें कर रहे हैं। अगर हम भारत की बातें कर रहे हैं तो यहाँ कानून हमें वैसे बनाने पड़ेंगे जिससे सिर्फ हमारी बच्चियां ही नहीं, पूरी मानव जाति सुरक्षित हो। बच्चियां, आप कह रहे ममता बनर्जी कौन है? एक स्त्री है, एक देवी है, एक स्त्री शरीर में है। और स्त्री शरीर में होते हुए क्या उन्हें नहीं पता कि जब भी इस बच्ची के साथ में, किसी भी बच्ची के साथ में ऐसी भयावह है घटना घटती है तो उसके साथ क्या करना चाहिए, उसके साथ व्यवहार क्या होना चाहिए? क्या उन्हें नहीं पता?
और अगर वो ऐसो नहीं संभाल सकती है तो मैं सीधे सीधे कहता हूं, जिन लोगों को ये लगता है कि हम अपने प्रदेश को संभालने में और ऐसी घटनाएं घटने से रोकने में असमर्थ हैं, तो उन लोगों को अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। और इस पे राज्यपाल को भी और राष्ट्रपति साहब को भी सोचना चाहिए कि हम अपनी बच्चियों को कैसे सुरक्षित कर सकते हैं। पढ़ी लिखी जगह है ना हॉस्पिटल, अगर वहीं डॉक्टर सुरक्षित नहीं है तो आम जनता का वहां क्या होगा? बंगाल में और सनातनियों का क्या हो रहा है? क्या बांग्लादेश से हम लोग अभी शिक्षा नहीं ले रहे हैं? अगर बांग्लादेश से अभी शिक्षा नहीं ले रहे हैं तो हमको पछताना पड़ेगा। फिर एक बार देश की जनता को मैं कह रहा हूं, फिर एक बार मैं सभी जितने भी शासक हैं उनसे कह रहा हूं, कम से कम 50-55 धर्माचार्यों को सदन में आने दीजिए और उनको लाकर सही मायने में कैसे चारित्रिक उत्थान व्यक्ति का होगा, उसके बाद देश का विकास होगा, सही मायने में उसी को विकास कहा जाएगा। मैं ये कह रहा हूं, घटना कहीं भी घटे, अगर स्त्री के साथ, कन्या के साथ, लेडीज के साथ घटना कहीं भी घटती है, अब वहां सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि एफआईआर करने में देरी हुई। क्यों होती है एफआईआर लिखने में देरी? किस लिए होती है? और क्यों कहा जा रहा था? मैंने तो अभी आके सुना है, मैं कनाडा में था, कनाडा में एक बच्ची ने मुझसे कहा कि आप यहां प्रवचन कर रहे हो, आपके देश में क्या हो रहा है? आपके देश में उस बच्ची को क्या जवाब दूं? जब ऐसी घटनाएं घटती है ना, तो वो प्रदेश नहीं पूछती, वो मुख्यमंत्री नहीं पूछती, वो पूछती है कि भारत में ऐसा क्यों हो रहा है। और इसके लिए बहुत जरूरी है चारित्रिक उत्थान। इसके लिए बहुत जरूरी है कि जितने भी लोग कुर्सियों पर बैठे हैं वो उसकी मर्यादा का पालन करें। अगर नहीं कर सकते तो कुर्सी छोड़ें और किसी अच्छे को आने दें। तो जैसा कि आपने देवकीनंद महाराज को सुना, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो हुआ वो जघन्य अपराध है। इसके बारे में मुझे पता भी नहीं था। मैं जहां प्रवचन करने गया वहां पर उन्होंने कहा कि आपके भारत में क्या हो रहा है। ये सुनकर काफी ज्यादा खराब लगता है, खासकर एक महिला मुख्यमंत्री है वहां पर पश्चिम बंगाल में, और एक महिला मुख्यमंत्री के होते हुए इस तरीके का सलूक, इस तरीके की विवश घटना हो रही है, बहुत ज्यादा दुखद है। लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। लॉ एंड ऑर्डर के हालात बेहद ज्यादा खराब है, जिस पर ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ऐसे में हमने आपको ये जो पूरा मामला है ये बड़ा विस्तार से बताया कि ये पूरा मामला क्या है, किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन जो है पश्चिम बंगाल में देखने के लिए मिल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद, टिप्पणी के बावजूद जो है लाठीचार्ज किया गया। वही दूसरी तरफ हमने आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने किस तरीके से जो है इस याचिका को खारिज कर दिया, जो याचिका में इसी के ऊपर जो है आरोप लगाए गए थे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर ईवीएम हेरफेर को लेकर 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर। और ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद। मैं ये कह रहा हूं, घटना कहीं भी घटे, अगर स्त्री के साथ, कन्या के साथ, लेडीज के साथ घटना कहीं भी घटती है, अब वहां सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि एफआईआर करने में देरी हुई। क्यों होती है एफआईआर लिखने में देरी? किस लिए होती है? और क्यों कहा जा रहा था? मैंने तो अभी आके सुना है, मैं कनाडा में था, कनाडा में एक बच्ची ने मुझसे कहा कि आप यहां प्रवचन कर रहे हो, आपके देश में क्या हो रहा है? आपके देश में उस बच्ची को क्या जवाब दूं? जब ऐसी घटनाएं घटती है ना, तो वो प्रदेश नहीं पूछती, वो मुख्यमंत्री नहीं पूछती, वो पूछती है कि भारत में ऐसा क्यों हो रहा है। और इसके लिए बहुत जरूरी है चारित्रिक उत्थान। इसके लिए बहुत जरूरी है कि जितने भी लोग कुर्सियों पर बैठे हैं वो उसकी मर्यादा का पालन करें। अगर नहीं कर सकते तो कुर्सी छोड़ें और किसी अच्छे को आने दें।